हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो भारत में मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड मरीज की पहली मौत हुई है किस राज्य में? और मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। तो किसके नेतृत्व में ये टास्क फोर्स बनाई गई है? पहली स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम बताएं जिसे नौसेना को सौंप दिया गया है ट्रायल के लिए। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है अभी हाल ही में? ISSF वर्ल्ड कप में मेंस स्किट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? केंद्र सरकार ने BSNL के रिवाइवल के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है? इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, कई और टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ, आपने अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप सब इसे ज़रूर देखें क्योंकि तमाम एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इस साल का अब तक का टोटल बुक भी आ चुका है। ये बुक है और बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया है, उन सबको धीरे धीरे पहुंच रहा है ये बुक। और इसका साइज़ भी थोड़ा बढ़ाया गया है। और एक और ख़ास बात इसमें है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उन सब के बारे में ढेर सारे इंडेक्सिंग की गई है ताकि आप पहले ही समझ लें कि क्या क्या कंटेंट इसमें मौजूद है। करीब 8 पेज का तो इसमें इंडेक्सिंग ही है, यानी तमाम जो भी टॉपिक है, एक एक टॉपिक आप सीधे पेज नंबर पर जा सकते हैं। ओके, डिटेल में कलरफुल भी है, आपके तमाम एग्जामिनेशन है उसमें बहुत काम आएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो और पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड मरीज की पहली मौत हुई है किस राज्य में? आंसर होगा केरल। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में। केरला मंकी पॉक्स डेथ, यूथ हैड टेस्टेड पॉजिटिव इन UAE। मतलब क्या हुआ? देखिए, केरल के त्रिशूर में ये मौत हुई है अभी हाल ही में। 22 साल का युवक था और वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वीना जॉर्ज, तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो मरीज था वो 21 जुलाई को UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात से इंडिया आया था और आने से पहले उसने चेक करवाया था UAE में। और जब वो यहाँ पहुँचा तब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद इंडिया में भी जांच वगैरह हुई थी, उसकी स्थिति गड़बड़ हुई और हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था उसे, और उसके बाद उसका निधन हो गया। केरल में 2 और मरीज हैं जिनकी स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है, हॉस्पिटल में है। ठीक है। और भारत में 2 अगस्त तक टोटल 8 मरीज हो गए हैं मंकी पॉक्स के। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था तब तक का जो आंकड़ा था उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस पर काफ़ी डिटेल में बताया है कि मंकी पॉक्स से एक मौत हो चुकी है इंडिया में, लेकिन इसमें कहा गया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। ओके, क्यों नहीं पैनिक होने की ज़रूरत है, मैं आपको बताता हूँ आगे। तो आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इस बीमारी को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया हुआ है। ओके, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। अगर हम बात करेंगे कि दुनिया में मंकी पॉक्स के संक्रमित अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है और कितने लोग बीमार हो चुके हैं इससे, तो मई के बाद से अब तक, यानी अभी जो अगस्त चल रहा है उस तक, वायरस ने लगभग 78 कंट्रीज़ में, 78 देशों में ये फैल चुका है ये वायरस, और 20,000 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं इससे। हालांकि जो अधिकांश मौतें हुई हैं वो अफ्रीका में हुई है, क्योंकि अफ्रीका से ही ये वायरस पूरी दुनिया में ये फैला है। ओके, और अफ्रीका की बात करेंगे तो कुल मिलाकर, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, इसके अनुसार अफ्रीका में 75 से अधिक लोगों के मारे जाने की सूचना है। मई से लेकर अगस्त तक के बीच की बात हो रही है। और अफ्रीका के बाहर केवल 3 मरीजों की ही मौत हुई है, जिसमें से एक जो है वो इंडिया का भी बताया जा रहा है। ठीक है। अब सवाल है कि मंकी पॉक्स वायरस से मृत्यु का कितना जोखिम है? ऐसा बताया गया है कि मौत का बहुत कम जोखिम है इसमें, 1% से भी कम। और ये अनुमान जो है वो अफ्रीका के आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, मंकी पॉक्स इस तरह के। वैसे मैंने मंकी पॉक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पहले ही बताया हुआ है अलग अलग वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं।
केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण की निगरानी के लिए किसके नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया है? आंसर होगा डॉक्टर वी.के. पॉल। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बना दी गई है, टास्क फोर्स बना दिया गया है जो कि मॉनिटर करेगा वायरस के सिचुएशन को इंडिया में। ओके, और वी.के. पॉल कौन है? तो नीति आयोग के सदस्य हैं। ओके, मेंबर हेल्थ हैं। तो उनके नेतृत्व में एक टीम है जो कि निगरानी करेगी स्थिति की। ओके, और मंकी पॉक्स की क्या हालत है? मैंने आपको बताया कि टोटल 8 केस हो चुके हैं इंडिया में 2 अगस्त तक। ओके, और इनमें से 3 केस जो है केरल में पाए गए थे और दिल्ली में कुछ केस पाए गए हैं और एक की मौत हुई है संक्रमण से। ओके, WHO ने कहा है कि मंकी पॉक्स को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जोखिम अगर होता है तो वायरस का संक्रमण फैल सकता है। ठीक है, तो वी.के. पॉल का फोटोग्राफ ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जुलाई 2022 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया? ये 31 जुलाई को ही दिया गया है, इसलिए लेटेस्ट क्वेश्चन है। आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से नवाजा है तमिलनाडु पुलिस को, और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं। और उपराष्ट्रपति हैं और प्रेसिडेंट कलर जब दिया जाता है तो एक झंडा होता है जो वहाँ की पुलिस को दिया जाता है, और इसमें आप देख रहे हैं स्टालिन है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो M.K. स्टालिन को इन्होंने सौंपा ये झंडा और फिर इन्होंने पुलिस को सौंप दिया। ये सम्मान कहाँ पर? चेन्नई में एक आयोजित किया गया था समारोह, उसी के दौरान ये दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर्स जो अवार्ड होता है वो क्या होता है? ये पुरस्कार भारत में किसी भी सैन्य यूनिट या पुलिस यूनिट को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ओके, निशान के तौर पर भी जाना जाता है, जो कि एक निशान झंडा होता है। ओके, ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति देते हैं ये अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, उससे पहले आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि अब तक का जनवरी से जुलाई तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है, उपलब्ध हो चुका है आप लोगों के लिए। 2 तरह का PDF है, एक डिटेल में है नोट्स के साथ और एक 1 लाइनर है, ताकि आपकी ज़रूरत के अनुसार आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। और ये PDF आपको मिलेगा 1 ईयर की मेंबरशिप के साथ। 1 साल का मेंबरशिप है, उसके थ्रू मिलता है आपको करंट अफेयर्स का PDF। वीकली मिलता है, मंथली मिलता है, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, और हर मंथ के साथ जुड़ता चला जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट बात यह है वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को, ताकि आप करंट अफेयर्स की जांच कर सकें। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी होता है एवरी मंथ में, तमाम एग्जामिनेशन के, उसमें करंट अफेयर्स के अलावा तमाम और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। UPSC हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, इन सब के। और 40% डिस्काउंट है मेंबर्स के लिए बुक्स पे। तो बुक जो है करीब 225 रुपये की है, तो वो छूट के साथ 135 रुपये में मात्र ये मिल जाती है बुक। ओके, और फ्री शिपिंग भी है, तो देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन होगा, किस देश में चीन के रॉकेट का मलबा यानी डेब्री वो गिरा है अभी हाल ही में, जुलाई में? अभी जुलाई खत्म हुआ है, उसी के दौरान। आंसर होगा फिलीपींस। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, और ये 1 अगस्त को ये न्यूज़ आई है। ठीक है, और ये गिरा कब है? तो 31 जुलाई और 1 अगस्त के बीच में रात के दौरान, इसलिए मैंने यहाँ जुलाई लिखा है। और ये जो है रॉकेट का टुकड़ा गिरा है वो लॉन्ग मार्च 5B कैरियर रॉकेट है, उसी का हिस्सा था। ठीक है, फिलीपींस में गिरा है। फिलीपींस कहाँ पर, एक बार वो देख लेते हैं, फिर और आगे इसके बारे में बताते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन होगा, किस देश में चीन के रॉकेट का मलबा यानी डेब्री, कचरा जो होता है अंतरिक्ष का, वो अगर गिर रहा है तो उसको डेब्री कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो वो जुलाई 2022 में गिरा है। डेब्रीज ये इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन हम इसे उच्चारण करेंगे डेब्री। एस जो है वो साइलेंट है, जैसे सुनामी में T साइलेंट होता है, उसी तरीके से यहाँ डेब्री में S साइलेंट है। तो किस देश में गिरा है अभी हाल ही में? जुलाई और अगस्त के ठीक बीच में। ओके, आंसर होगा फिलीपींस। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ये 1 अगस्त का न्यूज़ है, मतलब 31 जुलाई की रात को ये गिरा है मलबा वहाँ पर। और कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी चिंता व्यक्त की जा रही है पूरी दुनिया में इस मामले में।
अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स हैं दुनिया भर के, वो इस पर काफ़ी चिंता जता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इंडिया के महाराष्ट्र में भी चीन के रॉकेट का हिस्सा गिर चुका है। हालांकि उससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन खतरा बरकरार है। चीन के रॉकेट के जो टुकड़े गिर रहे हैं, उसके हिस्से गिर रहे हैं, उसकी वजह से। पहले फिलीपींस देख लेते हैं कहाँ पर है और फिर बताते हैं आगे। तो ये रहा प्यारा भारत अर्थ में, और अब चलते हैं फिलीपींस की ओर। ओके, तो फिलीपींस यहाँ पर है। कहाँ है ये? उत्तरी प्रशांत महासागर में, यानी नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। ओके, यहाँ पर। और इसके पास में इधर चाइना है, इधर वियतनाम हो गया, ये ताइवान हो गया, और इधर जापान हो गया। ओके, ये फिलीपींस सी है, और साउथ चाइना सी है जहाँ पर चीन जो है वो अपनी हरकतें कर रहा है। तो ये है फिलीपींस, और यहीं पर इसके इस तरफ इस इलाके में मलबा गिरा, और उसको देखा भी गया बहुत साफ तौर पे, इस तरीके से जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उल्का पिंड गिर रहे हों बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये जो वीडियो है वो स्थानीय लोगों ने, वहाँ के उन लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, और ये फिर ये पब्लिक तक पहुँचा और मीडिया तक पहुँचा कि किस तरीके से चीन के रॉकेट का जो हिस्सा है वो गिरा है। हालांकि उससे नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा गया है कि मलबे से के संपर्क से बचें। ठीक है, चीन ने क्या कहा है इस मामले में? चीन ने कहा है कि उसका जो रॉकेट था वो अंतरिक्ष वायुमंडल में प्रवेश करते समय जल गया, और उसका कहना है कि उसने पृथ्वी पर गिरने दिया गया उसको, और वो कोशिश उसकी यही रही कि किसी को नुकसान ना हो, और समुद्र में उसको गिरा दिया गया। ठीक है, चीन की ये हरकत कई बार हो रही है कि उसके मलबे गिर रहे हैं, उससे नुकसान हो सकता है। और ख़ास बात यह है कि जब भी अभी की जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, उसमें जो भी रॉकेट अगर अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है तो उसमें कंट्रोल करने के सिस्टम होते हैं। अगर नीचे भी गिराया जा रहा है तो उसके कंट्रोल करने के सिस्टम होते हैं कि उसको किस तरफ गिराया जाए। लेकिन चीन का जो ये रॉकेट है वो, उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो अनकंट्रोल्ड है, ऊपर जब गिर रहा है। और ख़ास तौर पर जो ये रॉकेट है उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। ठीक है, वो ऐसा है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, अनकंट्रोल्ड है, तो इसलिए वो कहीं भी गिर जाता है। ठीक है, और तो ये है लॉन्ग मार्च, और यही गिरा उसका हिस्सा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि अंतरिक्ष में ये डिब्री क्या है, देखिए अंतरिक्ष से रिलेटेड ये जो डिब्री वगैरह है, और ख़ासतौर पर साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखिए अंतरिक्ष में क्या है कि कई तरह के डिब्री होते हैं। एक तो रॉकेट छोड़ा गया, सैटेलाइट छोड़ा गया यहाँ से, और इस तरफ पर रॉकेट जो है उसने अंतरिक्ष में सैटेलाइट को छोड़ दिया। ओके, और वो मान लो ये सैटेलाइट है इस तरीके से, और ये चल गया, लेकिन इसमें जो रॉकेट जो उसको ऊपर ले गया था वो वहीं तैर रहा है, और ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर कंट्रोल्ड है तो वो तो सही जगह पर गिर जाएगा, लेकिन अनकंट्रोल्ड है तो कहीं भी जाकर गिर सकता है, और वही ये हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे सैटेलाइट हैं जिसकी एज ख़त्म हो गई है, वो भी धरती पर गिर रहे हैं, और स्थिति ऐसी हो गई कि इस तरीके का कचरा हो गया है इतना सारा, और वो कचरा बढ़ता जा रहा है जो स्पेस डिब्री है वो। ठीक है, अब सवाल ये भी है कि क्या स्पेस डिब्री को नियंत्रित करने का कोई कानून है? एक कन्वेंशन है 1972 में, स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। उसमें यह था कि किसी अंतरिक्ष वस्तु को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी को उसमें परिभाषित किया गया था। नियम में यही था कि अगर लॉन्चिंग टेस्ट होता है, या कोई विमान है, या अंतरिक्ष से कोई मलबा गिर रहा है और किसी देश का वो मलबा है और उससे कुछ नुकसान होता है, तो वो देश जो है, अगर फिलीपींस में कुछ नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो मुआवजा देना पड़ता चीन को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ISSF वर्ल्ड कप के मेंस स्किट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर होगा मेराज अहमद खान। न्यूज़ आप देख रहे हैं मेरे बगल में, फर्स्ट इंडियन टू विन मेंस स्किट गोल्ड। देखिए ISSF वो अलग अलग समय में, मतलब ये जो वर्ल्ड कप है ISSF, ये साल में कई सारे होते रहते हैं वर्ल्ड कप। तो अभी जो है ना वो चांगवान में चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है?
तो चांगवान में चल रहा है। चांगवान कहाँ पर है? तो कोरिया में है, ओके, साउथ कोरिया में है चांगवान। तो वहाँ पर ये चल रहा है और उसी में मेराज अहमद खान ने इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया और ये पहला गोल्ड मेडल है इस कैटेगरी में, ठीक है। शूटिंग चैम्पियनशिप है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप चांगवान 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर होगा टोटल 5, ओके, 5 गोल्ड मेडल जीत लिए गए हैं और पांचों की लिस्ट ये रही, ठीक है। कौन कौन है? अर्जुन बबूता, शाह तुषार माने और मेहुली घोष, इन दोनों ने मिलकर जीता है। अर्जुन बबूता, शाह तुषार और पार्थ मखीजा ने मिलकर तीसरा गोल्ड जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जीता और मेराज अहमद खान ने जीता। तो ये 5 गोल्ड मेडल जीते गए हैं ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप चांगवान में, ओके। अगर सवाल हो कि टोटल कितने मेडल जीते वहाँ पर, तो टोटल 15 मेडल जीते, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे, ओके। इम्पॉर्टेंट बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BSNL के रिवाइवल यानी पुनरुद्धार के लिए जुलाई 2022 में कितने रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है? जुलाई आखिरी सप्ताह में हुआ है ये सब। आंसर होगा 1.64 लाख करोड़ रुपए। इतनी भारी भरकम रकम जो है वो पैकेज को मंजूरी दी गई। हालांकि इसमें कितने रुपए सरकार देगी वो भी मैं बताता हूँ, बहुत कम रकम देगी। तो ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है BSNL बर्बाद हो चुकी कंपनी है, तो उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश सरकार कर रही है और ये पैकेज अगले 4 साल के लिए है। अभी तुरंत ये पैकेज नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस पैकेज में क्या क्या है, अगर सवाल हो कि क्या क्या है, तो इसमें 44,993 करोड़ रुपए के 4G स्पेक्ट्रम अलॉट किए जाएंगे। अब आप देखिए कि इस वक्त अभी हाल ही में एक दिन पहले ही 5G का ऑक्शन फाइनल हुआ, रिज़ल्ट आया और तमाम देश की जो कंपनियां हैं, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो रेस में सबसे आगे हैं, 3-4 हैं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये सब जो कंपनियां हैं वो सब 5G का स्पेक्ट्रम उन्होंने ले लिया है और BSNL को सरकार क्या दे रही है? अभी 4G दे रही है। मतलब कि जिस वक्त इसे कंपटीशन में उतरना चाहिए था उस वक्त पुरानी टेक्नोलॉजी दी जा रही है, 4G दिया जा रहा है BSNL को। तो BSNL को 44,933 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट किया जाएगा सरकार की ओर से और इसमें खास बात है कि 22,471 करोड़ रुपए जो है पूंजीगत व्यय के लिए सपोर्ट किया जाएगा, ओके। और वाइबिलिटी गैप फंडिंग के लिए ग्रांट, सब्सिडी, इक्विटी के तौर पर 13,700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और 40,000 करोड़ रुपए का डेट स्ट्रक्चरिंग होगा। मतलब जो पुराना कर्ज है वो सरकार कहेगी चलो हम पुराना चुक गया, ओके। और एक AGR बकाया है यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा जो तमाम जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनसे वसूला जाने वाला एक लाइसेंस शुल्क होता है AGR, वो बकाया है 33,000 करोड़ रुपए का। वो भी सरकार कह रही है चलो हम माफ़ कर देंगे, उसके बदले इक्विटी और ले लेंगे BSNL का, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिवाइवल करने का इसका प्लान किया गया है। लेकिन 5G के युग में जब 5G आ रहा है तब ये 4G इसको सरकार दे रही है, तो कितना रिवाइवल हो पाएगा कहना बहुत मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जुलाई 2022 में देश के पहले स्वदेश निर्मित किस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है? अभी हाल ही में जुलाई के आखिरी सप्ताह में। आंसर होगा विक्रांत, ओके, विक्रांत। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर और ये पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। महत्वपूर्ण बात ये रही, ओके। तो 28 जुलाई को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। किसने सौंपा है, कहाँ पर बना है? तो कोचिन शिपयार्ड में बना है। तो ये भी सवाल हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे कि देश का पहला जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी विमान वाहक पोत, ऐसा पोत जिसमें ढेर सारे हवाई जहाज, फाइटर प्लेन रह सकते हैं वहाँ, ओके। तो उसको बनाया किसने, किस शिपयार्ड ने बनाया? तो यहाँ पर आंसर आपके सामने है, कोचिन शिपयार्ड। अगर सवाल हो कि पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, तो विक्रांत। ये अभी इंडियन नेवी को सौंपा गया है
और कमीशन नहीं किया गया, मतलब इंडियन नेवी अभी ट्रायल करेगी और मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में, हो सकता है 15 अगस्त को आपको पता चले कि इसको नेवी जो है एक्सेप्ट कर ले, उसको कमीशन कर दे। तो फिर इसमें जैसे ये बाकियों में INS लगा हुआ है, इसमें भी INS लग जाएगा, तो ये हो जाएगा INS विक्रांत। INS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवल सर्विस। ओके, अब सवाल है कि क्या इससे पहले कोई एयरक्राफ्ट करियर नहीं था? हाँ था, कई सारे एयरक्राफ्ट करियर इंडिया के पास रह चुके हैं, और लेकिन वो सब विदेशों से लिया गया था, ठीक है, रूस से लिया गया, फिर कुछ ब्रिटेन से लिया गया एक, लेकिन अपना जो बनाया हुआ एयरक्राफ्ट करियर है वो ये रहा, ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ, और उसके डेक पर ये नौसेना के जो अधिकारी हैं वो चल रहे हैं, और ये एग्रीमेंट हुआ है गोवा शिपयार्ड और उसके बीच में, और नेवी को ये सौंपे जाने का ये एग्रीमेंट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात है वायुयान वाहक विक्रांत। ओके, इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, और सबसे पहले देखते हैं विक्रांत नाम क्यों पड़ा है। तो आप ये जान लीजिए कि इससे पहले भी INS विक्रांत के नाम से विशालकाय एयरक्राफ्ट करियर था। पुराना वाला जो INS विक्रांत था वो ब्रिटिश मेड था, यानी यूनाइटेड किंगडम में बना था। 1945 में बनकर वो अधूरा तैयार हो गया था, उस समय उसका नाम हरकुलस था। बाद में 1957 में इंडिया ने उसको ख़रीद लिया था और फिर उसको मेंटेन करके और शानदार चला, और शानदार इसका इतिहास भी है INS विक्रांत का। लेकिन उसको रिटायर कर दिया गया था और अब उसी के नाम से ये विक्रांत जो है स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर जो है वो बनाया गया। इसमें क्या क्या वेपन्स तैनात होंगे, इसमें ढेर सारे वेपन्स होंगे। 29 जो है यानी 29 फाइटर एयरक्राफ्ट होगा उसमें। अब कौन सा एयरक्राफ्ट होगा ये गवर्नमेंट तय कर रही है, कई सारी टेस्टिंग हुई है। कई सारे हेलीकॉप्टर होंगे, करीब 31 हेलीकॉप्टर वहाँ पर होंगे, वो अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर होंगे। इसके अलावा कई सी हॉक हेलीकॉप्टर भी उसमें तैनात होंगे। एयरक्राफ्ट करियर क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, किसी भी देश की जो समुद्री ताकत है वो एयरक्राफ्ट करियर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एयरक्राफ्ट करियर जो है वो नौसेना के किसी भी डिफेंस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे अभी आपको पता होगा, जो मैं अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा कि अमेरिका के जो स्पीकर हैं नैन्सी, वो पहुंची हुई है ताइवान, और चीन बहुत भड़का हुआ है। तो ऐसे में क्या हुआ है कि अमेरिका ने ढेर सारे अपने युद्धपोत यानी एयरक्राफ्ट करियर को ताइवान के तरफ पूरा लगा रखा है कि अगर चीन ने कुछ भी हरकत की तो इधर से इसके जो जितने एयरक्राफ्ट करियर हैं, 3-4 एयरक्राफ्ट करियर और उस पर जहाज़ तैनात हैं, मिसाइल तैनात हैं, तो वो अटैक कर सके। तो इस तरह की स्थिति में जब हमें ज़मीनी सपोर्ट नहीं है समुद्र में, उस वक्त एयरक्राफ्ट करियर ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वो जो मामला चल रहा है ना ताइवान वाला, उस पर मैं कल बताऊंगा, कल के वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन होगा, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कितने नए जिलों की घोषणा अभी की है? आंसर होगा 7 नए ज़िले बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है, और इससे अब वहाँ के ज़िलों की संख्या टोटल हो जाएगी 30, ठीक है, 30 संख्या हो जाएगी। पश्चिम बंगाल ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और कैसा लगा आप बता सकते हैं। और अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है जनवरी से जुलाई तक का, तो ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, और इसका PDF बुक सब अवेलेबल है, मेंबरशिप भी है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और हाँ, आप सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके थ्रू आपकी करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो पाएगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।